नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अनन्या सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी ऑन टेक्स्ट बुक। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ जो कि आप में से हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पिरेंट को सुनने की जरूरत है। बात मैं खास करके एसएससी एग्जाम्स की कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने आती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपका पूरी तैयारी करने का नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि आखिर तैयारी सही डायरेक्शन में हम कैसे करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है, सब कुछ। क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इंग्लिश का लेकर चल रही हूँ कि इंग्लिश की तैयारी आप किस तरीके से शुरू करोगे और बाकी सब्जेक्ट्स के में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर। क्योंकि सिर्फ अगर आप इंग्लिश के बारे में सुनोगे, एक सब्जेक्ट के बारे में सुनोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप ऑटोमेटिकली एक चीज फ्रेम कर पाओगे, है ना, एक प्लान फ्रेम कर पाओगे अपने दिमाग में कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। देखो यार, आप में से कम 70-80% बच्चा तो ऐसा है जो भटकता रहता है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियोस देखता रहता है, बड़े-बड़े मतलब फेमस फैकल्टीज को देख रहा है। मैं कोई बुराई नहीं कर रही, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, लेकिन सिर्फ इसलिए देख रहा है कि उनका नाम बड़ा है। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि क्या आपको उनसे चीजें समझ में आ रही हैं? क्या उनका कंटेंट एग्जाम में आ रहा है? ये सब कुछ चीजें क्रॉस चेक करके पहली बात आपको चीजें देखनी चाहिए। दूसरी चीज, आप एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज को फॉलो कर रहे हैं। आप इनकी भी वीडियो देख लेते हो, इनकी भी देख लेते हो, अरे फ्री वीडियो है, चलो इनकी भी देख लें। ये चीज़ आपकी पूरी तैयारी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। तो ये मेरा सभी एस्पिरेंट से बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को आज से छोड़ दीजिए। कोशिश करिए, हो सके तो आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फैकल्टी को फॉलो करो। बहुत ज़्यादा तो 2 फैकल्टीज़। ऐसा करने से जो भी चीज़ आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। आप जो पढ़ रहे होगे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? आप पहले वो फैकल्टीज़ चूज़ करिए जिनसे आपको समझ में आता है। अब चाहे पेड कोर्स लेना हो, चाहे फ्री कोर्स लेना हो, उन्हीं से पढ़िए। ठीक है? और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को ना करने के लिए बहुत ही सीरियस हैं, तब तो अब इससे आगे मेरे साथ चलिए। और अगर आपको लग रहा है यार ट्राई करेंगे, देंगे इस बार, या फिर आप बहुत सीरियस नहीं हो, तो इस वीडियो को आप यहीं पे लीव कर सकते हो। क्योंकि अब जो मैं आगे बातें बताने वाली हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीरियस स्टूडेंट ही सुन पाएगा। है ना? बहुत से बच्चे होते हैं जो जिनको लगता ही नहीं है कि यार जिनको लगता है यार, देखो बहुत सारी वीडियोज़ आपने देख रखी है कि एक पीडीएफ मिलने से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे ये 4 पीडीएफ पढ़ लो सिलेक्शन दिला दूँगा, दिला दूँगी। इसमें जादू है, इसमें मैजिक है, ये बवाल सवाल है। बहुत कुछ आपने देख रखा है। यहाँ पे सच्चाई है, ठीक है? मैं अगर आपसे कहूँ ना मेरी ये एक क्लास देख लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, शायद मैं भी उस दिन झूठ बोल रही होंगी। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक क्लास देखकर, एक वीडियो देखकर आप अपना सिलेक्शन ले लो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो और किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो। सो इट्स टाइम टू बी रियली सीरियस, इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल एंड यस, योर प्रिपरेशन, आपका जो प्रिपरेशन का समय है वो अच्छा खासा आपको चाहिए होता है। 3 से 6 महीने एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। 3 महीने उसको जो है पहले पेपर दे चुका है या फिर जिसको बहुत चीजों का आइडिया है, उसके लिए 3 महीने, अदरवाइज कम से कम 6 महीने से 1 साल आपको लग सकता है एसएससी की तैयारी करने के लिए। जो बच्चा 2025 के बचे हुए एग्जाम या 2026 में एग्जाम्स देकर इसी साल सिलेक्शन लेने के लिए परेशान है और नहीं पता कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन सा कंटेंट उठाएं, कहां से स्टडी मटेरियल ले, कौन से नोट्स डाउनलोड करें, किसका बैच ले लें, क्या करें, सारी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक बैच को प्रमोट करने आई हूँ, तो आप बिल्कुल गलत है। ये वीडियो वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये वीडियो है, आप अगर कहीं भी, ये जो सिलेक्शन का रास्ता है, आप इधर-उधर कहीं भी हो गए हैं, आपको वापस खींच के यहाँ पे लाने की। तो अंत तक तभी देखना, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। चलिए, अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पहले कि इस वीडियो में है क्या, आप समझ लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक प्लान आज यहीं बैठ के बना पाओगे मेरे साथ। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असल में किस तरीके से, अब देखो मैंने इंग्लिश को 3 हिस्सों में तोड़ा है। आप अपने सब्जेक्ट्स को, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसको उतने पार्ट्स में तोड़ना। मैं आपको बताऊंगी ग्रामर की, कॉम्प्रिहेंशन की, वोकैब्युलरी की तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से मॉक टेस्ट को देना है। क्या सिर्फ मॉक टेस्ट 2-3 सॉल्व करने से सिलेक्शन हो जाता है? क्या सही है सिर्फ 2-3 मॉक टेस्ट लगा लेना? कैसे, क्या सही तरीका है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, वो क्लास के एंड में बताऊंगी। तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है? आइए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल,
भाई हम 26 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, मैम आखिर शुरुआत कहाँ से करें? कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? आप में से कोई गेस करो। आप जैसे करते हो अपने दिमाग में लाओ। मैं किताब उठा लेता हूँ या कोई पेड बैच ले लेता हूँ, यूट्यूब शुरू कर देता हूँ। सबसे पहली चीज सिलेबस। द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप 10 तरह के एग्जाम्स में, जैसे कि बैंक बैंक में भी लगे रहो, एसएससी में भी लगे रहो, और फिर आप इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हो साथ में। ये बहुत देखो कंफ्यूजिंग हो सकता है। दिमाग में अपने गोल्स थोड़े से क्लियर रखिए कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको आखिर करना क्या है लाइफ में। ये चीज थोड़ी सी क्लियर रखो और उसी अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स की तैयारी करिए। कम से कम देखो, लॉयल, खुद से लॉयल 1 साल तो रहना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरी जिंदगी आप सोचते रहो कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, लेकिन 1 साल लॉयल रहो अपनी तैयारी को लेकर, क्योंकि दोस्त ये 1 साल ना पूरी जिंदगी की लाइफस्टाइल आपकी बताएगा। कैसा घर में रहोगे, कैसा आपका लाइफ पार्टनर होगा, कैसे स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे, कैसी गाड़ी से चल रहे होगे, किस तरह के कपड़े पहन रहे होगे। जी तो इंसान 150 रुपए में भी एक दिन में लेगा। 20 रुपए का दाल चावल, राजमा चावल, और दोपहर में 20 रुपए की कढ़ी खा के वो रह लेगा क्या? वो जीना जीना कहलाएगा? क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं। तो सही दिशा पकड़ो, सही तरीके से चीजें करो। राइट। सबसे पहली चीज होती है सिलेबस। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस सर्च करो, डिटेल्ड सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने स्कूल में पढ़ रखी हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें होती हैं जो आप स्कूल में पढ़ रखते हो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कुछ सब्जेक्ट, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं हो, आप उसको अलग से नोट डाउन करिए कि हाँ, मुझे इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ, इंग्लिश में सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत करना चाहिए आपको? अब देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज बताती हूँ, बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। नई घर बनाने जाते हो तो सबसे पहले उसकी नींव पे ध्यान देते हो कि नींव मजबूत है कि नहीं। तो आपके बेसिक बहुत क्लियर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रूल्स। अच्छा, आप में से बहुत से लोग हैं जो कहीं से किताब से, नोट से, पीडीएफ से रूल्स पढ़ के बैठे हैं, उनको लगता है मेरी ग्रामर कंप्लीट हो गई है। ऐसा नहीं है दोस्त। हल्का सा भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देगा ना, सारी की सारी रूल्स धरे रह जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने फाउंडेशन बैच एक स्टार्ट किया है, 10 बजे मेरी क्लास होती है एसएससी टेक्स्ट बुक पे। वहां पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको रूल्स बताती हूँ, तो मैं बताती हूँ अच्छा ये रूल ऐसा क्यों हुआ, कैसे आया ऐसे, ये चीजें बताती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हमारे पास एक छोटा सा रूल है, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, पता है। हमारे पास एक रूल है, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। ये रूल बच्चों ने रट रखा है, एकदम रट रखा है, क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं। आपको पता है कभी कभी वर्ब प्लूरल भी आता है, ये नहीं पता लोगों को। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि आखिर ये वर्ब या इसके बाद जो पोजेसिव प्रोनाउन आता है वो आ किसके लिए रहा है। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ग्रामेटिकल टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है। समझो, खुद को समझाओ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है वन ऑफ, अब एग्जांपल देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज हियर। जितने बच्चे हैं उनमें से एक, समझना, जितने बच्चे हैं उनमें से एक यहां है। तो मैंने उनमें से वन के लिए इज लगाया है तो सिंगुलर है। ये है बेस इस रूल का। तो अगर रूल वाइज भी पढ़ रहे हो तो बहुत स्मार्टली आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस रूल की तह तक जाओ कि ऐसा कैसे आया। ठीक है, तो वन क्योंकि वन के लिए लग रहा है इसलिए इज है। और वही मैं लिख दूं, यहां पर एक और सेंटेंस लिखती हूँ। अब जैसे मैं यहां पे लिख रही हूँ one of the students who are selected in the quiz. One of the students who are selected in the quiz is at home. Random statement लिखा है, ज्यादा मीनिंग पे मत जाइएगा। One of the students who are selected in the quiz is at home. इस पूरे स्टेटमेंट को देखिए।
अब इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों में से एक, बच्चों में से एक जो सिलेक्ट हुए हैं। अब इस हु ने, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया मैं इसको रेफर कर रहा हूं, जिसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसको रेफर कर लेता है, ये इसको रेफर कर रहा है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इसके लिए ही आएगी। वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो ये है वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, इसके लिए लगेगा, देखो बिल्कुल सही है। यहां पे मैंने सिंगुलर लगाया है क्योंकि ये वन के लिए लग रहा है। वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से एक आज घर पे है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से एक आज घर में है, ये है चीज, ये है बेस। तो चाहे रूल्स आप पढ़ रहे हो, लेकिन शुरुआत आप करना किससे। अब ये समय आ गया है 2026 में कि सवाल इस तरीके से एग्जामिनर आपके बना रहा है एग्जाम्स में, बिना बेस के सीख नहीं पाओगे। वो आपसे यही पूछ लेगा कि भैया इनमें से बताओ नाउन कौन सा है, इनमें से एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है। तो ये सब कुछ आपको सीखना है। तो बेसिक में मैंने आपको क्या-क्या चीजें बताई हैं, ध्यान रखना। आपको पढ़ने हैं सेंटेंसेस, आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस, इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ रखनी है। सब पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ना ये भी आगे बताऊंगी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सब पढ़ाऊंगी, किस तरीके से अभी बताती हूँ आगे। ठीक है। ये तो चीजें शुरुआत करने के लिए है ये चीजें। ठीक है। उसके बाद अब भैया हम ग्रामर कंप्लीट कैसे करें, है ना। शुरुआत की जो बात हमने बता दी कि मैम हम ग्रामर आखिर आखिर कंप्लीट कैसे करेंगे, ये भी बता देते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर्स की, कि ग्रामर में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। ये सारे चैप्टर्स हमें ग्रामर में देखो मिल जाते हैं। ठीक है। एक लिस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, सारे इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स हैं। अब इसको हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है, इनको कंप्लीट करने के लिए ना सबसे पहली चीज होती है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। अब मैंने आपको जिस तरीके से रूल्स बताए, रूल्स पढ़ो उस तरीके से पढ़ो, और रूल्स अच्छे से पढ़ने के बाद, स्टार्टिंग में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद, एक एक टॉपिक उठा लो और उसके कम से कम 100 से 150 सवाल। हर एक टॉपिक के 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, कम से कम 100 से 150 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ये 100-150 सवाल आपके सारे रूल्स दोबारा से रिवाइज करवाएंगे। आपको ये बताएंगे कि क्या उन रूल्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो सिर्फ रूल्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये 100-150 सवाल आपका एप्लीकेशन करवाएंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से बहुत फोकस करना। प्रीवाइक्यूज आप उठा सकते हो, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठा सकते हो, मल्टीपल पीडीएफ, मल्टीपल वेबसाइट्स, टेक्स्ट बुक पे ही बहुत सारे मिल जाएंगे, मल्टीपल प्लेसेस है आपके पास। राइट। उसके बाद आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मिक्स्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे आना। और मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, टॉपिक वाइज नहीं आते। टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, मिक्स्ड आपको एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए। टॉपिक वाइज बेस क्लियर करेगा, मिक्स्ड आपको एडवांस लेवल पे ले जाएगा। तो ये एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। जो भी आगे बढ़ा बढ़ा के वीडियो देख रहा है, समझ लेना आपके कुछ स्टेप्स मिस हो गए यहाँ पर। एक भी स्टेप अगर इस वीडियो का छूट गया तो ये वीडियो आपके लिए कोई काम की नहीं है, ये समझ लेना। ठीक है। बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स। ये हर बच्चे के पास उसके खुद के होने चाहिए। क्या आप किसी और के नोट्स मांग के उसकी फोटोकॉपी करा के काम चल सकता है। बहुत सा बच्चा मुझसे पूछता है, हम किसी और के नोट्स लेके फोटोकॉपी करा के रख लें। मैम अपने नोट्स दे दीजिए, फोटोकॉपी करा के रख ले। ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेल्फ। खुद के हैंड रिटन नोट्स, चाहे आप जैसे मेरी बच्चे मेरी क्लास करते हैं जो नोट्स बनाते हैं वो साथ में, कभी कभी होता है क्लास देख लेते हैं, क्लास के बाद पीडीएफ उठाते हैं, जो मैंने पढ़ाई एग्जैक्टली वही फिर नोट्स बनाते हैं। तो खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है, सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है। ये जरूर आपके पास होने चाहिए, आपके खुद के बने हुए हैंड रिटन नोट्स। लिखते लिखते ही बहुत सारी चीजें तैयार होती है। ग्रामर अगर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो मैम वोकैबुलरी कहाँ से करेंगे। वोकैबुलरी तो बहुत बड़ा हेडेक है। वोकैबुलरी तो बहुत सारी है मैम, बहुत वास्ट है। इतनी सारी किताबें, पूरी किताब थोड़ी ना रट लेंगे। ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी सबने सुन रखी है, पूरी पूरी थोड़ी ना हम रट लेंगे। कहाँ से पढ़े वोकैबुलरी, क्या पढ़े, कितना पढ़े। सारी प्रॉब्लम होगी ना सॉल्व। सबसे बड़ा सवाल कि मैम कौन कौन से वर्ड्स पढ़े। इंग्लिश में है लाखों वर्ड्स। क्या मुझे आते हैं वो लाखों वर्ड्स? नहीं। आई एम नॉट ए ह्यूमन डिक्शनरी। आप भी नहीं शायद बन पाओ।
जिंदगी में एक ही मकसद बना लो कि नहीं मुझे डिक्शनरी बनना है चलती फिरती, तो अलग बात है। अदरवाइज इट्स वेरी इम्पॉसिबल। हर चीज करते हुए कि आप लाखों वर्ड्स याद रख लो, इम्पॉसिबल है। क्या करें मैम, एग्जाम कैसे निकाले, कौन से वर्ड्स पढ़ ले? आइए बताते हैं ना कौन से वर्ड्स पढ़ लें। ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं? एग्जाम ओरिएंटेड। और एग्जाम ओरिएंटेड के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? क्योंकि ये भी बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अब सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के साथ कुछ बैंक वाले, कुछ और एग्जाम वाले बच्चे भी शायद देखें, क्योंकि सबके लिए मैंने कहा वीडियो है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको बताएगा आपका पीवाईक्यू, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज। 5 साल, 5 years वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि वही वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। जी हाँ, बहुत बार होता है। बैंक वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा वाइड है ना, वर्ड बैंक वाइड है, लेकिन 5 साल आपको आइडिया बहुत दे देगा। 5 साल के, और एसएससी वाले बच्चों के लिए तो मोर देन इनफ है। ये वीडियो एक्चुअली 90% एसएससी वालों के लिए ही है, इसलिए 5 साल के वर्ड्स, पीवाईक्यूज। नाउ यू नो द आंसर। क्या है एग्जाम ओरिएंटेड? समझने के लिए 5 साल के पीवाईक्यूज काफी है। ये वर्ड्स है आपको पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड में 5 साल के आपने पीवाईक्यूज उठाए, और हमें करना क्या है? मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं वोकैबुलरी के लिए। एक कैटेगरी में मैंने लिखे हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, और दूसरी कैटेगरी में मैंने लिखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स। ये वो कैटेगरी है जो काफी डूएबल है, और ये वो कैटेगरी है जो बड़ों के हवा निकाल देती है। क्यों? ये वो है जो एक मतलब फिक्स्ड है, यार इतने होते हैं, इतने में से आते हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगी मैं आप लोग को उस तरीके से ही पढ़ाऊंगी। मैं मेरी वोकैबुलरी पढ़ो, मैं तो कहती हूँ आज तक वो कोई वर्ड आपको शायद बहुत ही कम चांस होगी मेरी क्लासेस के बाहर में लाओ, क्योंकि मुझे पता है कौन से वर्ड्स आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थीम वाइज पढ़िए, किलिंग वाले पढ़ लो, प्रोफेशन वाले पढ़ लो, डर वाले, फोबिया वाले पढ़ लो, लाइक वाले पढ़ लो, लॉजी वाले, स्टडी वाले पढ़ लो। ठीक है, बाकी बहुत सारे तो यहाँ वाले वर्ड्स के भी डेफिनेशन से वन वर्ड पूछता है, तो वो इधर से भी आ जाएगा। ईडियम एंड फ्रेजेस भी लिमिटेड है, कहीं भी आप सर्च कर लो ईडियम एंड फ्रेजेस, बार बार वही रिपीटेड आपको दिखेंगे। बहुत अच्छे से ट्रिक से तैयार हो जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स की बात करूं, फ्रेजल वर्ब बहुत गलत होते हैं, डर लगता है। फ्रेजल वर्ब्स आर आल्सो लिमिटेड फॉर एसएससी। कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, बाहर से कोई नहीं आते फ्रेजल वर्ब्स, बहुत लिमिटेड है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कराऊंगी भी ये चीज आपको। एंटोनिम्स सिनोनिम्स में क्या करें मैम? इसके लिए देखो, दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे का टाइम इसको दो, कम से कम अलग से आधे घंटे का टाइम इसको दो। इसके लिए कम से कम एक दिन में 20 से 30 नए वर्ड्स, बहुत आपको लगता है नहीं याद होता, 20 वर्ड्स लगा लो, 20 वर्ड्स नए आपको अपने पास कहीं ना कहीं नोट करने हैं डायरी में। वोकैबुलरी का कीड़ा अपने अंदर लाओ यार। मेरे अंदर तो था बचपन से। अभी कोई कभी मेरी फेसबुक आईडी अगर किसी को मिले तो देखना, जैसे मैंने बहुत सारे प्राइवेट कर दिए हैं सब, लेकिन कभी किसी को मिलेगी तो मैं खुद ही स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी। मेरे 2011 के पोस्ट, मेरे 2012 के पोस्ट, है ना, 2015 के, 16 के, 17 के मुझे खुद दिखते हैं, तो मैं हैरान होती हूँ। अरे मैंने इतने अच्छे इसमें वर्ड्स लिखे हैं, कभी कभी तो मैं भूल गई, दोबारा डिक्शनरी में देखती हूँ कि अच्छा इसका मतलब ये था, क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा था वोकैबुलरी का, बहुत तगड़ा। और मेरी डायरी अभी भी रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊं, अब तो मैं बहुत कम अपडेट कर पाती हूँ, है ना, बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि मैं यूजुअली, क्योंकि मैं डेली वोकैबुलरी पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो हाँ, अपडेट होती रहती है मेरी मेमोरी। आपके अंदर कीड़ा अगर है, तो आपके पास एक डायरी, एक नोटबुक होनी चाहिए वोकैबुलरी की। आप एग्जाम ओरिएंटेड का कीड़ा रखो कि मुझे एग्जाम ओरिएंटेड नोट करनी है, मुझे दुनिया के सारे वर्ड्स जानने थे। ठीक है, अभी भी होते हैं, लेकिन आप एग्जाम ओरिएंटेड के लिए डायरी बनाओ। जो नया वर्ड एक दिन में तुमको दिख जाए, देखो, कम से कम 20 तो एक दिन में सीखने ही सीखने हैं आपको नए वर्ड्स। न्यूज़पेपर उठाओ, मैगजीन्स उठाओ, पढ़ो, रीडिंग अभी बताऊंगी आगे रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नए वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे यार। 20 नए वर्ड्स नोट डाउन करो। ठीक है, सुबह वाली क्लास में नोट्स बनवाती हूँ, वहां जो नए वर्ड्स मिले उसको रखो। सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरी, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। वो क्लास करे, उसमें से नए वर्ड्स मिले, नोट डाउन करें, रात में सोने से पहले रिवाइज कर लिए। दैट्स इट। कुल मिला के 30 मिनट इसको देना है सेल्फ स्टडी के लिए, और 20-30 मिनट कम से कम इसको देने हैं सेल्फ स्टडी के लिए। दैट्स इट, काम बन जाएगा इससे आपका। 3 हैक्स है वोकैबुलरी के लिए, और उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी कर लो याद ही नहीं होता। ये 3 हैक्स है। नंबर 1 रूट वर्ड्स, नंबर 2 निमोनिक्स, नंबर 3 विजुअल्स। एक मुहावरा है, पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, लेकिन वो काम एक छोटी सी पिक्चर कर देती है। बताती हूँ तीनों किस तरीके से। सबसे पहले रूट वर्ड्स की बात करती हूँ। एक रूट है हमारे पास, BENE, बेनी। इस रूट वर्ड का मतलब होता है अच्छा, गुड। तुम्हें कोई भी वर्ड दिख जाए जिसमें ये रूट वर्ड आ रहा है, कितने सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? बेनिफिशियल, बेनाइन, बेनिवोलेंट।
बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन, बेनिफिट, बेनिएक्शन, ये जितने भी वर्ड वर्ड हैं, ये सब बेनी से बने हैं और इन सब का मतलब कहीं ना कहीं कोई अच्छा, किसी का भला, नेक इंसान, अच्छा इंसान, अच्छी बातें, यही है इनका मतलब। तो ये है कमाल रूट वर्ड्स का। एक रूट याद रखो और रूट्स भी बड़े कम याद रखना। कम एज इन जिनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिनके वर्ड्स बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल कि एक छोटा सा रूट याद कर लिया, मैं एक सीरीज चलाने वाली हूँ कि एक एक रूट, दो दो तीन तीन रूट से कैसे हजारों हजारों वर्ड्स याद करने हैं, इस तरीके से। फिर आते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? अब जैसे कि मैंने एक वर्ड बोला है मिटिगेट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, बहुत रिपीट करता है, मिटिगेट। देखो यार, एक चीज और आपके अंदर होनी चाहिए चुल, कि कोई भी वर्ड अगर मुझको दिखेगा ना, मुझे उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। ये सब सबके अंदर हो। कोई वर्ड नया देखे नहीं पता हो, हमसे लाके पूछो मैम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। कभी कभी एक एक वर्ड की मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच होती है, लेकिन जो जनरल है वो। मिटिगेट एक वर्ब का काम करता है। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, बेहतर बनाना, दैट इज मिटिगेट। निमोनिक इसका है क्या? मिट्टी का गेट। क्या निमोनिक है? मिट्टी का गेट। सुनो, अब जैसे कहीं पर बहुत ठंड आ रही है ना, या बहुत गर्म हो रहा है, तो किसी पर्सन ने मिट्टी का एक गेट बना दिया है जिससे कि वो चीज थोड़ी इंसुलेटेड हो जाए। मिट्टी का गेट। आपने देखा होगा मिट्टी के घर बने होते हैं, उन्हें एसी नहीं लगानी पड़ती, है ना, गर्मी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। मिट्टी का गेट बना दिया जिससे भैया गर्मी कम हो जाए, मिट्टी गेट। तो मिट्टी के गेट से याद रखो कम, रिड्यूस। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे निमोनिक्स हैं, इससे भी आप याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं विजुअल्स की। अब ये प्रूवन फैक्ट है कि किसी के दिमाग में वर्ड्स भले ना रहे, कही हुई बातें भले ना रहे, इमेजेस जरूर रहती है। आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है ऑब्लिटरेट। इस इमेज को बहुत ध्यान से कम 5-6 सेकंड तक देखना। अब तुमसे मैं 10-15 दिन बाद भी अगर ये वर्ड ऑब्लिटरेट बोलूंगी ना, जो कि एक वर्ब है, तो आपको ये भले ना याद रहे, ये इमेज जरूर याद रहेगी। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, उड़ा देना। ऑब्लिटरेट। पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद रखने की, वोकैबुलरी को। बोनस पॉइंट। वोकैबुलरी मैम पढ़े तो। आज के जमाने में 2025 ऑनवर्ड्स जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। मेरे दोस्त, क्वेश्चंस आप गेम चेंजर हैं। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तुम्हारी वर्ड पावर कितनी शानदार क्यों ना हो, नहीं कर पाओगे। एग्जामिनर आजकल ऑप्शन में फंसा रहा है। तो एमसीक्यूज पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना। मेरी सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसकी तो आदत ही डाल लो, ठीक है। अब बात करते हैं मैम हाउ टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत कुछ आता है। तो दोस्त, कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें क्या करना है? एक चीज है जो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, वो है रीडिंग। वो कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। मैं यहाँ बैठ के मैं कितनी भी क्लासेस ले लूं, मैं आपको रीडिंग नहीं सिखा पाऊंगी, वो आपको खुद से करनी है। न्यूज़पेपर उठाओ, मैगजीन उठाओ। कॉमिक्स नहीं बोलूंगी, कॉमिक्स बहुत छोटे बच्चों वाली चीज हो गई। ऐसी चीजें उठाइए जिससे आपका लाइक करंट अफेयर्स एंड ऑल भी तैयार हो। सबसे अच्छी चीज भाई एनसीईआरटीज उठाओ। बहुत से बच्चे जो पढ़ भी चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटीज पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे, अब इंग्लिश की उठाओ। इंग्लिश की किताबें उठाओ, 7th क्लास, 8th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। जीएसजी की उठा लो, हिस्ट्री की किताब, पॉलिटिक्स की किताब, पॉलिटी की किताब, राइट। सबसे पहली चीज होती है इंप्रूव रीडिंग। मैंने आपको बताया किस तरीके से करनी है। अब आपका सिलेबस भी तैयार हो रहा है, रीडिंग भी हो रही है, नए वर्ड्स मिल रहे हैं, वोकैबुलरी के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं। हुआ ना, किलिंग 2 birds with 1 stone, 3 birds इन फैक्ट। रीडिंग भी अच्छी हो रही है, जीएसजी के भी तैयार हो रहा है, और वोकैबुलरी में नए वर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंप्रूव कैसे, कहाँ से, रिसोर्सेज भी सुनो, कहाँ से पढ़ोगे? न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, या एनसीईआरटीज पढ़ो। इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती इन दोनों से। न्यूज़पेपर से आपको पैसेजेस मिलेंगे, न्यूज़पेपर की एग्जैक्टली वही लैंग्वेजेस होती है जो एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लोज टेस्ट की आती है। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन, है ना, जरूर पढ़ा करो, जरूर देखा करो। जरूरी नहीं है द हिंदू ना, दैट्स नॉट मस्ट। प्लीज ये मत सोचना कि सिर्फ द हिंदू नहीं यार, ओवर हाइप्ड है। आप किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया, द पाइनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, जो आपको अच्छा लगे उसका पढ़ो। हाँ, द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मल और थोड़ी सी ज्यादा वैसी फ्लावरी और ट्रिकी होती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। बैंक वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप कोई भी पढ़ सकते हो।
ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज और क्लोज टेस्ट कितने करने चाहिए मैम, कहाँ से करने चाहिए? किताबों से तैयार होता है ये। कोई यूट्यूब क्लास, कोई पेड क्लास, कोई वीडियो, कोई पीडीएफ से नहीं। जो कॉम्प्रिहेंशन हिस्सा है वो तैयार होगा आपकी किताबों से। किताबें अपने पास रखो जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें पीवाईक्यूज हो, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, जिसमें 2025 वाले क्वेश्चंस हो। ठीक है? रीडिंग स्किल अच्छी करनी है, किताबें उठानी है और कम से कम एक दिन में कितना सॉल्व करना है? मिनिमम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर दिन सॉल्व करना है। मिनिमम 1 से 2 क्लोज टेस्ट हर दिन सॉल्व करने हैं। 8 से 10 पैराजंबल क्यों रखे हैं 8 से 10 पैराजंबल? 26वां एग्जाम है फिर भी क्यों रखे हैं? सबसे ज्यादा गलत होते हैं। इसलिए रोज 8 से 10 सॉल्व करोगे तो आपको हर एक वैरायटी, हर एक टाइप का पैराजंबल मिल जाएगा। तो ये चीज अगर फॉलो कर ले, मैं कह रही हूँ एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपकी पूरी वीडियो बेकार है, समझ लो, देखना। एक भी स्टेप मत मिस करना, वीडियो को थोड़ा सा भी आगे मत बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है? अच्छी लगे तो कम से कम अपने दोस्तों, 5-10 दोस्तों को भी भेजना ये। ठीक है? राइट वे टू सॉल्व अ मॉक। क्या सही तरीका है मॉक टेस्ट देने का? बहुत सा बच्चा होता है, आता है मॉक टेस्ट देता है, अपना स्कोर बता देता है, स्क्रीनशॉट हमको भेज देता है, दैट्स इट। हो गया इससे काम। और मैं देखती हूँ ऐसे बच्चों के ज्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होता। नंबर या तो कम हो रहे होते हैं या तो एक स्टैग्नेंट बने हुए होते हैं। तो बच्चे सवाल करते हैं मैम करें क्या? पोस्ट मॉक एनालिसिस। अपने पास एक टेबल, एक शीट बना के रखो। हफ्ते में जितने मॉक टेस्ट दो ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3। वीक 1 में मेरे कौन-कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हुए, वीक 2 में कौन-कौन से गलत हुए, वीक 3 में कौन-कौन से गलत हुए। अच्छा मेरा अलजेब्रा तो हमेशा गलत हो रहा है। वीक है, भैया 2-3 घंटा लगाओ उस पे और देखो उसकी वीडियोज़। ये तरीका है। प्रॉपर मॉक का एनालिसिस करना इज़ इम्पोर्टेंट। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू एनालाइज़ द होल मॉक टेस्ट आफ्टर सॉल्विंग। इसके बिना कुछ नहीं चलेगा। एनालिसिस, पोस्ट मॉक एनालिसिस, सारे क्वेश्चंस अपने देखो, उनके एक्सप्लेनेशन देखो, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के इतने बढ़िया मॉक टेस्ट हैं, सॉल्व करो उसको। ठीक है? एनालिसिस करिए, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। एक बड़ी गलती, और मैं तो कहती हूँ किसी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट को और ना सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट के बीच में इतना सा डिफरेंस होता है, वो है रिवीजन का डिफरेंस। पढ़ता हर कोई है, सिलेबस हर कोई कंप्लीट करता है, रगड़ता भी हर कोई है एग्जाम से पहले, लेकिन रिवीजन कितना बच्चा करता है? एक हफ्ते में जितना पढ़ा है कम से कम आप समझ लो कि आपको हफ्ते के 2 दिन निकाल के रखना है उसी को रिवाइज करने के लिए, कम से कम। सैटरडे संडे रख लो, मंडे ट्यूसडे रख लो, जो आपके फ्री होते हो, जिसमें ज्यादा क्लासेस ना होती हो आपकी। निकालिए और जितना हफ्ते में पढ़ा है पूरा रिवाइज करो। रिवीजन इज अ मस्ट। इसके बिना मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं होनी। ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये वो कुछ स्टेप्स थे जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी है यार। और इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग का छोड़ा है या बीच का छोड़ा है तो फिर से जाके प्लीज देख लेना। और मैं तो ये कहूंगी कि इस वीडियो को ऐसी जगह सेव करो, डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, है ना, फेवरेट्स में ऐड करके रख लो, और 2-3 महीने में फिर देखना। 2-3 महीने तो ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे लगता है हर 2 हफ्तों में, हर 2 हफ्ते बाद इस वीडियो को देखो पीरियोडिकली। जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई ये चीजें मुझे करनी है, और इसी अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट का बना लो फॉर्मेट, कि इससे शुरू करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है? हर 2 हफ्ते पे इस वीडियो को देखो। अच्छी लगी है? अब अगर अच्छी लगी पूरी वीडियो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। पहली बार आए हो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। मेरी रेगुलर क्लासेस सुबह 9 बजे वोकैब्युलरी पढ़ाती हूँ, 10 बजे करा रही हूँ फाउंडेशन बैच। रेगुलर क्लासेस को करो। पेड बैचेस लेनी है या पता है टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन है सुपर पास लाइव, इसके बारे में भी सुन लो। ठीक है? सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। ये मेरा कोड यूज करोगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? 1249 का पूरे साल का एक सब्सक्रिप्शन लेके रखना। जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सबके कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, स्टेट एग्जाम्स के और टीचिंग एग्जाम्स के, जितने एग्जाम्स आते हैं सबके लाइव कोर्सेज कवर्ड हैं पूरे साल तक। जो हम लॉन्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 पीवाईक्यूज, सब आपको इसी में मिलेंगे। ₹1 से ट्रायल शुरू होता है। ठीक है? नाउ इट्स ऑन यू, कोड यूज कर लेना, मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इस पूरे प्लान को सीरियसली, रिलीजियसली फॉलो करोगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, यस मैम आई एम इन। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में
और आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि क्या आप इस चैलेंज को लेते हैं? क्या आप इस पूरे मेथड को अपना के इस बार तैयारी शुरू कर रहे हैं? कैन आई काउंट यू इन 2026 कि आपका सिलेक्शन होगा? कैन आई काउंट ऑन यू? मैं आपसे पूछती हूँ। क्या आप इस साल सिलेक्शन ले रहे हो? इस पूरी वीडियो को देखना, सोचना कि क्या मैं ये स्टेप्स फॉलो कर पाऊँगा? फिर मुझे बताना। यस मैम, ठीक है? और एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट सेक्शन में जितना मैंने पूछा उसको लिखने के बाद अपनी ड्रीम पोस्ट भी लिखना कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसमें आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है? आई वांट यू गाइस टू मैनिफेस्ट दैट कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें कि मुझे ये पोस्ट चाहिए। आज लिख के मेरे सामने कि मुझे ये पोस्ट चाहिए। दैट्स इट। इतना सिर्फ चाहते हैं आपसे। चलिए थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर।